नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग इस चैनल पर लूसेंट के साइंस का फिक्स पोर्शन शुरू करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन बटन को जरूर दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाली गई कोई भी वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिलती रहे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं लूसेंट का फिजिक्स, जिसमें पहला चैप्टर है दोस्तों भौतिकी मात्रक है। दोस्तों, आइए हम लोग देख लेते हैं भौतिकी किसे कहते हैं। तो भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव यानी मैटर तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। दोस्तों, भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करते हैं। यानी दोस्तों, जो भी साइंस की कैटेगरी में अंतर्गत आते हैं उनका जो बेसिक फंडामेंटल होता है वो भौतिकी से कहीं ना कहीं से जुड़ा रहता है। जैसे कि अगर जियोग्राफी है और भौतिकी है, दोस्तों जियोग्राफी और भौतिकी में अंतर ये होता है कि जियोग्राफी में केवल अजम्पशन किया जाता है, एज्यूम किया जाता है, जबकि जियोग्राफी में एज्यूम किया जाता है, जबकि भौतिकी में दोस्तों उसका प्रमाणिक तथ्य प्रस्तुत किया जाता है, उसमें रिसर्च वगैरह किया जाता है। पहला चैप्टर है दोस्तों मात्रक। मात्रक क्या कहता है? मात्रक क्या है? मात्रक दोस्तों किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। ठीक है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं मूल मात्रक और दूसरे को कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। दोस्तों, मात्रक क्या होता है? कोई भी चीज़, जैसे हमें किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करना होता है, तो सपोज करिए वो 1 किलोमीटर है, तो उसमें जो वन जो है वो दोस्तों परिमाण बताता है, उसका क्वांटिटी बताता है, जबकि किलोमीटर जो है वो उसका यूनिट बताता है। तो इसी को बोलते हैं मात्रक, यानी किसी राशि की मापन के निर्देशांक मानक होता है मात्रक। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। कितनी है? मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 होती है। पहला है लंबाई। लंबाई का भौतिक राशि लंबाई है दोस्तों। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक क्या होता है? मीटर, और इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। दूसरा है द्रव्यमान। दूसरी भौतिक राशि है द्रव्यमान, जिसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है और इसे केजी से डिनोट करते हैं। तीसरा है समय। इसको सेकेंड, एसआई मात्रक दोस्तों सेकेंड होता है और इसे स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। अगला है, चौथा है दोस्तों ताप। ताप का जो होता है एसआई मात्रक केल्विन होता है और उसे कैपिटल के से डिनोट करते हैं। अगला है दोस्तों विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है और इसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। छठा है दोस्तों ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को कैंडेला, एसआई मात्रक दोस्तों ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है और इसे सीडी से डिनोट करते हैं। सातवां है दोस्तों पदार्थ का परिमाण यानी मोल। मोल का एसआई मात्रक मोल ही होता है, पदार्थ के परिमाण का मोल होता है और इसका संकेतक दोस्तों मोल होता है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ये जो था ये 7 जो है ये मूल मात्रक है, और इन मात्रकों की यूज करके, इन मात्रकों का उपयोग करके जो मात्रक नई मात्रक बनाई जाती है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब देख लेते हैं कुछ दोस्तों एसआई के संपूरक मूल मात्रक। जैसे समतल कोण है, समतल कोण का रेडियन होता है, इसको RAD रेड से डिनोट किया जाता है। घन कोण का दोस्तों स्टेरेडियन होता है, इसको SR से डिनोट करते हैं। अब देख लेते हो दोस्तों कुछ पुराने मात्रक थे जिनका नाम परिवर्तन किया गया है। जैसे ताप है, ताप का दोस्तों पुराने समय में इसका डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता था, जो कि अब इसका दोस्तों नया हो गया है डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से दोस्तों आवृत्ति है। आवृत्ति का दोस्तों पुराना नाम था कंपन प्रति सेकेंड, जिसको बदलकर हर्ट्ज नया कर दिया गया है। अगला है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का दोस्तों कैंडेला यानी कैंडेला शक्ति होता था, जिसे अब जो है कैंडेला से डिनोट किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी मूल मात्रकों की सहायता से जो नए मात्रक बनाई जाती है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे वेलोसिटी हुआ यानी वेग हुआ, वेग का क्या होता है? मीटर। मीटर दोस्तों क्या हुआ? मूल मात्रक। मीटर पर सेकेंड होता है इसका, तो मीटर एक मूल मात्रक है और सेकेंड भी एक मूल मात्रक है। तो इन दोनों से मिलाकर क्या बन गया? एक नया मात्रक बन गया जिसको मीटर पर सेकेंड बोलते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे दोस्तों? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। अगला पॉइंट है
कि बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अर्थात प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अगला पॉइंट दोस्तों कि दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो है पारसेक, यानी 1 पारसेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है एक पारसेक बराबर। दोस्तों बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है और एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डाइन होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ है। कार्य का जो सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो अर्घ होता है, एवं एसआई पद्धति में इसका मात्रक जूल होता है। एसआई पद्धति में क्या होता है? जूल होता है। दोस्तों 1 जूल जो होता है वो 10⁷ अर्घ के बराबर होता है। 1 जूल कितना के बराबर होता है? तो 10⁷ अर्घ के बराबर होता है। 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक यानी सिंबल ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ 10, यानी भौतिक में बहुत छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी राशियों को मापने को 10 का घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी जब क्वांटिटी दोस्तों बहुत छोटी हो जाती है जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, वैसे मीटर को मापना हो, वैसा मेजरमेंट करना हो या बहुत लार्ज हो, ऐसे में हम लोग उसको क्या करते हैं? 10 के कुछ घातों को विशेष नाम या संकेत दिए गए हैं। वो नाम और संकेत क्या है दोस्तों? तो आइए हम लोग देख लेते हैं। वो नाम और संकेत है कि 10 का घात अगर 10⁸ रहता है तो प्रीफिक्स में इसको एक्सा जोड़ते हैं और इसका सिंबल जो होता है वो कैपिटल ई होता है। अगला है 10 और उसी तरह से दोस्तों अगर 10⁻−18 है तो इसको एटो बोलते हैं और इसे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। यानी जो बड़ा होगा मेजरमेंट उसको कैपिटल से डिनोट करते हैं और जो छोटा मेजरमेंट होता है उसको स्मॉल से डिनोट करते हैं। उसी तरह से दोस्तों 10⁻15 जो है ये लार्ज स्केल होता है। इसका प्रीफिक्स जो होता है इसको पेटा बोलते हैं। और दोस्तों 10⁻−15 को फेम्टे बोलते हैं, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। 10⁻12 को टेरा बोलते हैं, इसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और 10⁻−12 को दोस्तों पिको बोलते हैं जो कि स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है। अगला पॉइंट है 10⁻9 को गीगा बोलते हैं दोस्तों, गीगा बोलते हैं। और 10⁻−9 को दोस्तों नैनो बोलते हैं। अगला है कि 10⁻6 को मेगा बोलते हैं जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और 10⁻6 को दोस्तों माइक्रो बोलते हैं। अगला है कि 10⁻3 को दोस्तों किलो बोलते हैं और 10⁻3 को दोस्तों मिली बोलते हैं। अगला है 10⁻2 को हेक्टो बोलते हैं और 10⁻2 को स्मॉल सेंटी बोलते हैं दोस्तों, स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि 10⁻1 को डेका बोलते हैं, इसको डीए से डिनोट करते हैं। और 10⁻−1 को दोस्तों डेसी से डिनोट करते हैं। अगला चैप्टर है दोस्तों गति। आइए देख लेते हैं अदिश राशि। इसमें पहला है दोस्तों अदिश राशि। अदिश राशि किसको बोलते हैं? तो वे राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। यानी वैसी राशि जिसमें केवल परिणाम हो, क्या हो? परिमाण हो, दिशा नहीं होती है, उसको बोलते हैं अदिश राशि। दोस्तों नोट में है कि विद्युत धारा यानी करंट, टेम्परेचर, दाब, ये सभी क्या है दोस्तों? अदिश राशि होती है। क्योंकि प्रेशर जो होता है वो हर जगह इक्वली चारों तरफ से लगता है। टेम्परेचर भी दोस्तों इसकी भी दिशा फिक्स नहीं होती, ये भी चारों तरफ से फैलता है। उसी तरह से करंट है, इसकी भी कोई दिशा एक फिक्स नहीं होती, ये भी चारों तरफ से होती है। तो ऐसे राशियों को बोलते हैं अदिश राशि। सदिश राशि किसको बोलते हैं? तो सदिश राशि वैसे भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। जैसे दोस्तों वेग, वेलोसिटी यानी वेग जो होता है इसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। अगला है विस्थापन और बल। दोस्तों अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, अब इसको हमको आगे के तरफ बढ़ाना होगा तो हम कोई एक दिशा में फोर्स लगाएंगे। इधर से फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होता है कि इसमें ये तो फोर्स लगा यानी परिमाण हुआ और इसका इसी डायरेक्शन में दिशा भी है, तो ऐसी राशि को क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। उसी तरह से बल है, उसी तरह से
त्वरण है, ये सब किस में आते हैं? सदिश राशि में आते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है दूरी। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दोस्तों यह भी क्या है? एक अदिश राशि है। दोस्तों दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं होता है। सपोज दैट कोई ए पॉइंट है और इस ए पॉइंट से हमको बी पॉइंट पर पहुंचना है, तो इसके बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए इन्फानाइट रास्ते हो, ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो इसके हर एक पॉइंट पर दोस्तों इसकी दिशा क्या हो रही है? चेंज हो जा रही है। ऐसे यही कारण है ये किस में ये जो दूरी है वो कौन सी राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है। दोस्तों दूरी जो हो वो सदैव धनात्मक होती है। अगला पॉइंट है विस्थापन। विस्थापन एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत यानी न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दोस्तों सपोज करिए ए से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो सबसे न्यूनतम रास्ता होती है, जो सबसे न्यूनतम रास्ता है वही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। ए से बी तक जाने के लिए ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, और एक सीधी रास्ता है जो कि सबसे न्यूनतम दूरी तय कर रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? विस्थापन करते हैं। और ये एक फिक्स निश्चित दिशा में भी ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, इसलिए विस्थापन दोस्तों ये क्या कहलाती है? विस्थापन एक सदिश राशि कहलाती है। विस्थापन धनात्मक भी होता है, विस्थापन ऋणात्मक भी होता है, और कुछ शून्य भी हो सकता है। यानी दोस्तों विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों ही हो सकता है। अगला पॉइंट है चाल। चाल क्या है? किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। यह एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक दोस्तों मीटर पर सेकेंड होता है, क्योंकि दूरी का क्या होता है? मीटर बटा में है, समय को एस से डिनोट करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? ये क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड। चाल का क्या होता है दोस्तों? एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। अगला पॉइंट है, अगला है दोस्तों वेग। हम लोग वेग देख लेते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग दोस्तों एक सदिश राशि होता है, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। अगला है त्वरण। त्वरण क्या है? कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को, अब दोस्तों उसमें क्या था कि विस्थापन में परिवर्तन हो रहा था, अब जो है दोस्तों इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो वेग यानी वेलोसिटी बटा में समय यानी टाइम, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहते हैं। यानी वेग में जो प्रति सेकंड परिवर्तन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण। अब दोस्तों भी वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और टेम्परेचर का भी क्या होता है? सेकेंड। तो अब ये नीचे सेकेंड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एसआई यूनिट बन जाएगा। अगला पॉइंट है, अगला है दोस्तों, अगला है कि यदि समय के साथ वस्तु के वेग घटता है तो त्वरण क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन या मंदन कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों प्रत्यक्ष गति। प्रत्यक्ष गति में क्या है? प्रत्यक्ष गति क्या होता है? जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं दोस्तों, कि जब कोई पिंड ऐसे निश्चित त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है। यानी पिंड के जो ये सपोज ये पिंड है और ये पिंड की दिशा ऐसी है, लेकिन इसकी दिशा बदल जाती है, इस तरह से हो जाती है कि जब कोई पिंड ऐसे निश्चित त्वरण के अंतर्गत गति करती है जिसकी दिशा पिंड की गति की दिशा से भिन्न होती है, तो पिंड की वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ क्या रहते हैं दोस्तों? बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड एक समतल वक्र पर गति करता है। क्या करता है? एक समतल वक्र पर गति करता है, और इसी गति को क्या बोलते हैं? इसी गति को प्रक्षेपित गति कहते हैं, और वक्र पथ पर जो प्रक्षेप पथ होता है उसको ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। सपोज दैट यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, सपोज दैट यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो क्या कर रहा है कि वो एक बॉल को उछाल रहा है, बॉल को फेंक रहा है। तो बॉल जो ये फेंक रहा है, तो जो ये इस तरह से गति करके डाउन पर आता है, इसी को बोलते हैं ट्रेजेक्टरी पाथ यानी प्रक्षेपक पथ बोलते हैं।
और इस पर जो मोशन होता है उसी को बोलते हैं क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेपित गति बोलते हैं। दोस्तों यह सदैव परवलयाकार होता है। धनुष से छूटा बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा गोला आदि का जो मार्ग होता है वो दोस्तों परवलयाकार होता है। और ये सब जो होते हैं प्रक्षेप्य गति के उदाहरण हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला है प्रक्षेप गति द्विविमीय गति होता है। कैसी होती है दोस्तों? 2 डायमेंशनल गति होती है, यानी यहाँ पर व्यक्ति खड़ा और ये फेंकता है तो इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों चेंज हो रहा है, इसलिए कौन सा गति कहलाएगी? द्विविमीय गति कहलाएगी। अर्थात ये एक समतल की गति है। इसकी गति कैसी होती है? एक समतल की गति की होती है। प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे 36 से 45 डिग्री के कोण के ऊपर की ओर से प्रक्षेप करना होगा। यानी दोस्तों जब भी किसी को अधिकतम दूरी हमको फेंकना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फेंकना होगा, तो उसको 45 डिग्री के एंगल पर हम फेंकेंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? मैक्सिमम दूर तक वो ऑब्जेक्ट जाएगा। अगला है प्रक्षेपण कोण जो होता है वो थीटा से 90 माइनस थीटा दोनों के 36 परास समान होता है। अगला पॉइंट है कि प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। वृत्तीय गति, अब सर्कुलर मोशन देख लेते हैं दोस्तों। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसके गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ है, इस पर मोशन कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। यह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अगला है कि वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है। कैसा होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। सपोज दैट इसका वेग ऐसे होगा तो इसका अगला पॉइंट पर क्या हो जाएगा? इसका दिशा ऐसे बदल जाएगा, फिर अगले पॉइंट पर इसकी दिशा ऐसे बदल जाएगी, इसके अगले पॉइंट पर इसकी दिशा ऐसे बदल जाएगी, इसके अगले पॉइंट पर ऐसे बदलते हैं। यही कारण है कि वृत्तीय गति एक क्या है? त्वरित है। यानी वेलोसिटी क्या हो रहा है दोस्तों? पर सेकेंड चेंज हो रहा है। तो जब भी वेलोसिटी पर सेकेंड चेंज होता है तो वो क्या होता है? एक्सेलरेशन होने लगता है, यानी त्वरित होने लगता है, त्वरण आ जाता है वहाँ पर, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर क्या हो रही है? बदल रही है। अगला पॉइंट है कि डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से ऊपर में घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रेखा छड़ जाता है। यानी क्या होता है कि दोस्तों कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको राउंड राउंड घुमा रहे हैं और उसको जैसे ही छोड़ेंगे तो वो क्या होता है? सीधे की तरफ ऐसे निकल जाती है। अगला है दोस्तों कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलने वाली रेखा 1 सेकंड में जितनी कोण घूम जाती है उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से डिनोट किया जाता है। यानी दोस्तों सॉरी, उसे कोणीय यानी ओमेगा से डिनोट करते हैं। यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है कितना एंगुलर पर वो वृत्त के केंद्र पर कितना वो पर सेकंड घूमती है उसको क्या बोलते हैं? कोणीय वेग कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर क्या होता है? थीटा बाई टी होता है। क्योंकि एक चक्कर में जो कण होता है यानी 2π60, यानी एक वृत्ताकार सर्कल पर जाने पर कितना होता है? टोटल एंगल कितना होता है? 360 होता है, जिसको 2π से भी डिनोट करते हैं। रेडियन में घूम जाती है। अब यदि एक वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, अगर उसकी रेडियस यहाँ पर कितना है? r है, और 1 सेकेंड में n चक्कर लगाती है, यानी 1 सेकेंड में वो क्या कर रही है? n चक्कर वो घूम रही है, तो उसके द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी क्या होगी? तो जो वो एक सर्कल कितना हुआ? 2π, कितना हुआ? 2π, और उसका रेडियस r और 1 सेकेंड में n लगाया था, तो वो क्या कहलाएगा कि 1 सेकेंड में चली गई दूरी क्या होगी? परिधि इंटू n, यानी 2πr। यही क्या होते हैं? उसके रेखीय चाल होती है, यानी लीनियर वेलोसिटी होती है। क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी होती है। अर्थात v बराबर क्या होगा? 2πrn, और v बराबर 2πn इंटू r को बाहर कर देते हैं, और 2πn क्या है दोस्तों? 2πn ओमेगा है, यानी एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये यहाँ से क्या निकल गया? रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल इंटू त्रिज्या। दोस्तों नोट्स में है कि पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने किया था?
आर्यभट्ट ने किया था। अब आते हैं दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं न्यूटन्स के गति के नियम को। न्यूटन के गति का नियम, लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये क्या होता है दोस्तों? तो भौतिकी के पिता न्यूटन्स ने सन 1687 यानी 1667 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम का प्रतिपादित किया था। न्यूटन का गति का नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, यदि वह एक समान चाल के सीधी रेखा में चल रही है तो वो सीधी रेखा में ही चलती रहेगी, और ये घटना तब तक होती रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल काम न करे, उसका वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। दोस्तों यही क्या है? न्यूटन्स का प्रथम गति का नियम। यानी ये कह रहा है कि जब कोई वस्तु रेस्ट में है, जब कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और ये तब तक रहेगी जब तक से कोई इस पर बाहर से आके कोई फोर्स न लगा दे, कोई बाह्य बल न लगा दे। या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक इस पर कोई आकर फोर्स ना लगा दे। ठीक है, तो ये जो नियम है वो क्या कहा, यही जो बात है ये न्यूटन्स के प्रथम गति के नियम में कहलाता है। और इसको सर्वप्रथम गैलीलियो, इसी नियम को, न्यूटन के प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है और जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु को अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में बनाए रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जड़त्व ही कहलाते हैं। यानी जड़त्व के कारण ही कोई वस्तु रेस्ट में है और जड़त्व के कारण ही कोई वस्तु क्या होती है? मोशन में होती है। प्रथम नियम को बल का परिभाषा मिलती है। प्रथम नियम से क्या मिलता है दोस्तों? बल का परिभाषा। अभी हम लोगों ने देखा कि कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो सदैव रेस्ट में रहेगा, यदि कोई वस्तु मोशन में है तो सदैव क्या रहेगा? वो मोशन में रहेगा। तब तक रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाहर से बल ना लगा दिया जाए। जब तक इस पर कोई बाहर से बल ना लगा दिया है तब तक से ये क्या होगा? रेस्ट में रहेगा, और ये तब तक से मोशन में रहता है। ये जो वो बल लग रहा है यही क्या बता रहा है? न्यूटन के प्रथम गति के नियम से परिभाषित हुआ है। दोस्तों यह परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं। बल जो होता है एक सदिश राशि होता है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन्स होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। अब देख लेते हैं जड़त्व के कुछ उदाहरण। जड़त्व के कुछ उदाहरण में है दोस्तों, जैसे कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। सपोज दैट कोई व्यक्ति जो है ट्रेन के अंदर में बैठा हुआ है, आराम से उसको बैठा हुआ है, अचानक से ट्रेन चल देती है तो वो व्यक्ति क्या होगा? पीछे की तरफ झुक जाएगा। अब ये क्यों झुकता है? तो व्यक्ति और जिस सीट पर बैठा वो और साथ में वो ट्रेन जिस पटरी पर खड़ी है वो क्या है? रेस्ट में है। तो जड़त्व का नियम क्या कहता है, या न्यूटन का प्रथम गति का नियम क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी, तब तक वो मोशन में नहीं आएगी जब तक से उस पर कोई बाहरी बल काम नहीं करता है। अब ये व्यक्ति भी इस सीट के साथ रेस्ट में बैठा था, और सीट भी जो थी वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में थी, और ट्रेन भी जो थी वो प्लेटफॉर्म यानी चक्का जो प्लेटफॉर्म था उस पर ये क्या थी? रेस्ट में थी। अचानक ट्रेन जब चलती है तो अब क्या होगा? इसके सारे बॉडी पार्ट्स भी मूवमेंट करेंगे, लेकिन ये व्यक्ति बैठा हुआ था तो वो हमेशा अपोज करेगा कि ना हम बैठले में रहेंगे। ऐसे में व्यक्ति क्या होता है? पीछे की तरफ झुक जाता है। उसी तरह से जो होता है कि चलती हुई मोटर में अचानक रुकने पर क्या होता है? वस्तु आगे की ओर झुक जाएगी, या व्यक्ति बैठा हुआ व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाएगा। कंबल को हाथ से पकड़कर झाड़ने पीटने पर धूल कण जो है झड़कर गिर जाता है। अब इसमें भी क्या होता है दोस्तों? वही होता है, मान लीजिए ये कंबल का लेयर होता है, अब हम यहाँ पर स्टिक से पीटना चालू किए तो यहाँ का जो धूल कण था वो अपने इसी पोजीशन पर रहना चालू हुआ, लेकिन क्या हुआ कि कंबल थोड़ा सा नीचे आ गया। अब जब ये यहीं पर आ गए, इसके धूल कण यहीं पर आ गए, अब हवा आया यहाँ से उड़ा लेके चला तो कंबल क्या हो गया? साफ हो गया। अगला देख लेते हैं पॉइंट दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है? अगला है संवेग। संवेग क्या है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को क्या उस वस्तु का संवेग कहते हैं। ठीक है, कि किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को उस वेग का क्या कहते हैं दोस्तों? संवेग कहते हैं। अर्थात जो संवेग होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी इंटू मास होता है, यानी वेग इंटू द्रव्यमान, वेलोसिटी इंटू मास यानी एमवी। एमवी क्या है? तो एमवी दोस्तों ये क्या है? मोमेंटम है। क्या है? मोमेंटम यानी संवेग है।
दोस्तों संवेग जो होता है यानी मोमेंटम जो है वो एक अदिश राशि होती है और एसआई मात्रक इसका क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दोस्तों सॉरी, मास है, मास का क्या होता है केजी। वेलोसिटी का क्या होता है ऐसा यूनिट, तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमको मिल गया, यहां से हमको क्या मिल गया, केजी मीटर पर सेकेंड। एसआई मात्रक जो होता है वो केजी मीटर पर सेकेंड होता है। अगला है न्यूटन का द्वितीय गति का नियम। न्यूटन का न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के क्या होती है, समानुपाती होते हैं। यानी जितना ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितना हम इधर किसी बल लगाएंगे उतना क्या होगा, इसमें परिवर्तन होगा। ठीक है। यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A और वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार क्या हो जाता है, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अर्थात न्यूटन के दूसरे गति के नियम से हमको क्या मिला, बल का व्यंजक प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है दोस्तों कि प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग होता है। अगला पॉइंट है न्यूटन का तृतीय गति देख लेते हैं हम लोग। न्यूटन का तृतीय गति का नियम क्या कहता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाला पीछे की ओर धक्का देता है। यानी न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन बराबर रिएक्शन। अगर आप इधर से एक्शन देंगे तो उधर से क्या मिल जाएगा, आपको रिएक्शन मिल जाएगा। तो ये क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहलाता है। उसी तरह से जब दोस्तों बंदूक से गोली निकलेगी भी वेलोसिटी से, तो उतने ही भी वेलोसिटी पीछे की तरफ क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो ये कौन सा नियम कहलाएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ कहलाएगा। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाती है। दोस्तों जैसे ये नाव है और नाव पर जब ये कूदता है व्यक्ति, इस पर से खड़ा हुआ पर्सन जब इस पर कूदता है तो ये तो आगे की तरफ चला जाता है, लेकिन नाव क्या हो जाती है, न्यूटन के थर्ड लॉ से पीछे की ओर चले जाते हैं। उसी तरह से रॉकेट भी है दोस्तों, इसी प्रिंसिपल पर काम करता है कि रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ बहुत सारा क्या निकलता है, धुआं निकलता रहता है। और जब ये क्या होता है, ये वेलोसिटी इधर निकलती है तो इसी का रिएक्शन मिलता है ऊपर और ये क्या होता है, रॉकेट उड़ जाता है। तो ये किसका उदाहरण है दोस्तों, न्यूटन के थर्ड लॉ का। अगला है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहे हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। यानी ये कह रहा है कि जब कोई टक्कर से पहले किसी वेग का जो संवेग था वो सपोज mv था, mv, और टक्कर के बाद भी वो mv ही रह गया, तो वो क्या कहलाएगा कि इसके जो संवेग का संरक्षण रहा, यानी इसमें संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगला है दोस्तों आवेग देख लेते हैं। आवेग क्या कर रहा है कि जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। यानी आवेग बराबर दोस्तों क्या होता है, बल गुणे समय अंतराल। यानी आवेग बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। आवेग एक सदिश राशि होती है जिसका मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। इसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। अगला पॉइंट है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या कर रहा है दोस्तों कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस एक वृत्त के केंद्र की ओर क्या करते हैं, एक बल जो होता है दोस्तों उस वृत्त के केंद्र की तरफ कार्य करते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्त के मार्ग पर नहीं चल सकता है। यदि कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु है दोस्तों, m द्रव्यमान की वस्तु है और v वेलोसिटी की चाल से चल रही है और r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है, तो उस पर कार्यरत वृत्त के केंद्र की ओर कार्यकारी जो होगा वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, फोर्स बराबर क्या होगा, mv²/r। क्या होगा, mv²/r। अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है कि अजड़त्वीय फ्रेम यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की परिकल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। ये बल जो होता है छदम बल होते हैं। यानी दोस्तों ये सूडो फोर्स यानी
झूठा बल बोलते हैं। ये क्या होता है कि ये जो है दोस्तों हमेशा जो होता है जो केंद्रक की तरफ जो बल लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, उसके अपोजिट में ये जो होता है सेंट्रीफ्यूगल यानी अजड़त्वीय ये दोस्तों अपकेंद्रीय बल काम करता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट सीधा काम करता है, वो एक झूठा बल होता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल एक ऐसा जड़त्व या छदम बल है जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़े सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि जो होता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नोट्स में क्या लिखा है। नोट्स में कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं कि वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत की कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि उसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। यानी दोस्तों ये मौत के कुआं इस तरह है और यहाँ पर जो बाइक है उसको रखा हुआ है, तो दीवार जो है इस पर काम करता है मोटरसाइकिल पर और मोटरसाइकिल इस पर काम करती है। तो यहाँ पर कौन सा न्यूटन का थर्ड लॉ भी काम कर रहा है न्यूटन का थर्ड लॉ भी काम करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगला है दोस्तों बल आघूर्णन यानी मोमेंटम ऑफ फोर्स। आइए देख लेते हैं ये क्या होता है कि बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। यानी किसी भी पिंड द्वारा एक अक्ष पर घूमने की जो प्रवृत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, आघूर्ण बोलते हैं। जैसे ये नल हुआ, कल आप चंपाकल में क्या होता है कि वहाँ पर एक हिंज लगा रहता है और यहाँ पर रड लगा रहता है जो कि नीचे बोरवेल में लगा रहता है और यहाँ पर इसकी मदद से, तो ये जो हिंग पॉइंट है और यहाँ पर हम फोर्स लगा उस चलाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट के मोमेंटम ऑफ फोर्स बोलते हैं कि यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको मूवमेंट करके अप एंड डाउन किया जा रहा है। दोस्तों बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष के बल की क्रिया के रेखा के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात टॉर्क बराबर जो होता है, यानी अभी हम बताए दोस्तों ये कल वाला यहाँ और ये इसकी कितना लंबाई है वो लेंथ और जहाँ से टॉर्क लगता है वो, यानी टॉर्क बराबर क्या होता है, यहाँ पर जो फोर्स लगा एफ इंटू कितना लेंथ है यहाँ से यहाँ का बीच इंटू एल। ये क्या बताता है बल का आघूर्ण कहलाता है और इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर। अगला पॉइंट है दोस्तों सरल मशीन सिंपल मैकेनिक्स। यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनत तल, स्क्रू, जैक। अगला पॉइंट है उत्तोलक किसको बोलते हैं। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। अगला पॉइंट है दोस्तों आलम। उत्तोलक के 3 बिंदु हैं, आलम, आयास और भार। आलम क्या होता है यानी फलक्रम क्या होता है कि जिस बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसको क्या बोलते हैं, आलम कहते हैं। जैसे दोस्तों ये हुआ क्या, सरौता, चिमटा या पिलास, ये क्या हुआ, पिलास हुआ। अब क्या रहा है कि फलक्रम किसको बोलते हैं, तो ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं फलक्रम। क्या बोलते हैं, फलक्रम या आलम कहते हैं। जब किसी बिंदु के चारों ओर उत्तोलक के छड़, अब इसके चारों ओर क्या हो सकता है, छड़ जो होता है वो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है, उसे भी क्या बोले, आलम बोलते हैं। अगला है आयास। आयास जो होता है उत्तोलक के उपयोग में लाने वाले उस पर जो बल लगाया जाता है ये क्या कहलाता है, आयास कहलाता है। उत्तोलक द्वारा जो लोड किसको कहते हैं, तो उत्तोलक द्वारा जो भार उठाया जाता है उसको भार उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है तो ये क्या कहलाता है, भार कहलाता है। तो ये 3 पॉइंट हुए हैं। अगला है उत्तोलक के प्रकार। तो उत्तोलक के 3 प्रकार होते हैं। पहला है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या है दोस्तों, तो इस वर्ग के उत्तोलक में अभिलंब जो होता है
आयास जो होता है अभिलंब F आयास E और भार W के बीच में होता है। यानी दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि इस वर्ग के उत्तोलक का आलंब जो होता है, ये जो आलंब होता है यानी ये F यानी फलक्रम जो होता है, आयास, ये क्या है आयास, आयास, और ये क्या है दोस्तों लोड। तो लोड और आयास के बीच में फलक्रम होता है, किसमें, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। दूसरा है द्वितीय, और इसके एग्जाम्पल क्या है, कैंची है, पिलास है, सिरसा है, कील उखाड़ने की मशीन है, साइकिल का ब्रेक है, हैंडल पंप है। अगला है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलक के आलम्ब जो है यानी एफ जो होता है, अब यहाँ पर एफ चेंज हो जाता है दोस्तों, कि इस वर्ग का उत्तोलक में आलम्ब एफ व आयास ई के बीच में भार आ जाता है। यानी ये क्या हुआ, ये हुआ दोस्तों, ये क्या हुआ, ये हुआ आलम्ब, ये आलम्ब, और ये क्या हुआ आयास, और इसके बीच में जब भार आ जाता है तो ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कहलाते हैं। अब इसमें कौन है, सरौता है, नींबू निचोड़ने की मशीन है, एक पहिए के कूड़े ढोने की गाड़ी है, ये किस में आते हैं, तो ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। तीसरा है दोस्तों तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, इस वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब जो होता है यानी एफ जो होता है, डब्ल्यू के बीच में आयास आ जाता है। यानी ये फलक्रम हुआ, ये हुआ लोड यानी भार, और इसके बीच में क्या आ जाता है, आयास आ जाता है। यानी दोस्तों जो चिमटा होता है, आयास क्या, जिस पर बल लगाया जाता है, अब इस पर क्या करेंगे, इधर से और इधर से दोनों तरफ से चिमटा दबाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कोई वस्तु को उठा लेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, यानी यहाँ पर लोड आ गया, यहाँ पर आयास आ गया, यहाँ फलक्रम आ गया। तो ये किस श्रेणी का है दोस्तों, ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। अगला है गुरुत्वीय केंद्र। गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है कि किसी वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्वीय केंद्र के ठीक नीचे की ओर कार्य करती है, अतः गुरुत्वीय केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुख बल लगाकर हम उस वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। अगला पॉइंट है संतुलन के प्रकार देख लेते हैं दोस्तों, कितने प्रकार के संतुलन होते हैं। तो संतुलन 3 प्रकार के होते हैं, अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन और उदासीन संतुलन। अस्थायी संतुलन में क्या है दोस्तों कि अस्थायी संतुलन स्टेबल इक्विलिब्रियम, यदि किसी वस्तु के उसकी संतुलन स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वह पूर्ण स्थिति में आ जाती है तो उसको भी क्या बोलते हैं, संतुलन अवस्था बोलते हैं। लेकिन असंतुलन क्या कहते हैं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यदि किसी वस्तु को उसके संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में नहीं आता है तो क्या बोलते हैं, अस्थायी संतुलन कहते हैं। अगला पॉइंट है उदासीन संतुलन। उदासीन संतुलन में क्या है दोस्तों कि यदि कोई वस्तु को संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित करके उसका गुरुत्व केंद्र यानी जी उससे ऊंचाई पर बना रहता है तो थोड़े छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है तो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है। अस्थायी संतुलन के लिए की शर्तें, तो किसी वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए 2 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहला क्या है दोस्तों कि वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाएं वस्तु के ऊपर से गुजरना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।